भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास शब्द के अर्थ को समझते हैं। इतिहास वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन इतिहास पर होता है, क्या होता है, ऐसा ही था। कुछ लोग कहते हैं ये कुछ लोग कहते हैं ये भविष्य की घटनाओं का अध्ययन है, भूत की घटनाओं का अध्ययन है। लेकिन आज आपका जो वर्तमान है वही कल आपका भूत होगा और आगे वही भविष्य होगा। तो हमें किसी भी काल क्रम में घटित घटनाओं का जो वर्णन होता है, जो जिस रूप में घटित हुई है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को आपने कितने भागों में बांटा है, या हमारे भारतीय इतिहासकारों ने कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो इसमें देखिए 3 काल हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपको पता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो है कनिंघम महोदय। कौन है? कनिंघम महोदय। कनिंघम महोदय को क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास का पुरातत्व विभाग का जन्मदाता। आपको पता है कि हमारे देश में कोई हमारे देश में कोई भी पुरातत्व विभाग नहीं था। ठीक है, जब आपकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी ईंटें बिछाने के लिए, वहाँ रेलगाड़ी का कार्य चल रहा था, पटरियाँ बनाने का कार्य चल रहा था। तो इसी क्रम में आपकी वहाँ से ईंटें वगैरह निकलनी प्रारंभ हो गई, जिसके कारण ये अंग्रेज समझ गए, ब्रिटिश समझ गए कि आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दबी पड़ी हैं, आपका इतिहास भरा पड़ा है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग का जन्म दिया था। उसके बारे में मैं डिटेल में बात बताऊंगी आपको। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य होता है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल की जानकारी के लिए आपको ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात इस काल के बारे में आपको कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि आपको कोई भी लिखित जानकारी का अभाव होता है। क्या होता है? लिखित जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, क्या है? लिखित जानकारी का अभाव है। ठीक है, और आप वहां से क्या प्राप्त करते हैं? ऐतिहासिक बर्तन, कोई भी बर्तन है, वस्त्र है, अनाज है, कुछ भी है, जिसके माध्यम से आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो काल कैसा था, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। अगर
पूजा पाठ से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं, देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं, तो उनसे हम धार्मिक स्थिति का पता लगाते हैं। सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा उस समय, मनुष्य कैसे रहता होगा वहाँ पर, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का सीधे सीधे साफ मतलब है जहाँ पर लिखित सामग्री का अभाव है, किंतु जो स्रोत मिलते हैं आपको ऐतिहासिक रूप से खुदाई में वस्त्र हो सकते हैं, की मूर्तियाँ हो सकती हैं, अथवा पूजा पाठ से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। इन सब से आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है। ऐतिहासिक काल में क्या है? अब दूसरा जो है वो आप देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, इसका क्या तात्पर्य होता है? आद्य ऐतिहासिक काल का ही मतलब है आद्य ऐतिहासिक काल, जहां पर हमें लिखित सामग्री मिली तो है किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। क्या है यहाँ पर? पढ़ नहीं सकते हैं। वहाँ आपको लिखित ही नहीं मिला है, लेकिन यहाँ मिला तो है, लेकिन आप इसे पढ़ ही नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। उदाहरण बताइए आप लोग, क्या है इसका उदाहरण? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा उदाहरण है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता। आप उसमें जब चैप्टर को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब आप उसको ढंग से पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? आपके 250 से अधिक चित्राक्षर लिपियां मिली हैं। चित्राक्षर माने चित्राक्षर लिपियां। लेकिन क्या है उसका रहस्य? उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब है फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी हो सकता है इनको पढ़ा जा सके और सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिले। इसके अलावा वहाँ से स्नानागार मिले हैं, वस्त्र मिले हैं, आपको कंघी मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, जिनके माध्यम से बहुत कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी संस्कृति की बहुत ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध है। फिर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल। इसका थर्ड डिवीजन जो है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल का क्या तात्पर्य होता है? यहाँ आपको लिखित भी मिली है और उसे पढ़ा भी जा सका है। क्या किया जा सका है? पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा है? कौन सा काल आप कहेंगे? वैदिक काल को आप कह सकते हैं कि वैदिक काल से हमें सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। अब वैदिक काल के अंतर्गत आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा। गायत्री मंत्र को आज भी लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको समझते हैं, हमने उसके पढ़ा भी है उस मंत्र का, उसका अर्थ भी जानते हैं और उसको हम आज यूज भी करते हैं। वैदिक काल। ठीक है। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, या भारतीय इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं? भारतीय इतिहास के पिता कौन कहा जाता है, या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेलियोडोरस। देखिए, जो भी विषय निकले हुए हैं वो आपके यूनान से ही निकल कर आए हैं, इसीलिए इन सभी नामों पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन है? भारतीय इतिहास का जन्मदाता या पिता माना जाता है। ठीक है। भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? स्रोत क्या क्या है? ऐतिहासिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। इसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। स्रोत माने जहाँ से आपको जानकारी मिलती है या जहाँ से आपको साक्ष्य मिलते हैं, और ये आपके स्रोत जो हैं 3 भागों में विभाजित हैं। ठीक है।
पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ये आपका ऐतिहासिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? ऐतिहासिक स्रोत। ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और गैर ब्राह्मण कौन से हैं? और ये है पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत और पुरातात्विक। ऐतिहासिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आपके गैर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और यहाँ पर एक आपके हो गए पुरातात्विक स्रोत भी। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। एक जो दूसरा है आपका ये है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, तात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, जो ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? वेद है, पुराण है, उपनिषद है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। वेद, पुराण, उपनिषद। ठीक है, और आपके महाकाव्य हैं, जैसे रामायण हो गया या महाभारत हो गया। जिन ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों ने की है उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें जो गैर ब्राह्मण थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं थे। तो ये कौन थे? जो गैर ब्राह्मण होते हुए भी जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत कुछ दिया है या भारतीय दर्शन को बहुत कुछ दिया है। तो वो जैन धर्म था और कौन सा था? बौद्ध धर्म। ठीक, तो इसी आधार पर जैन ग्रंथ जितने हैं और बौद्ध ग्रंथ आपके जितने। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी क्या आ जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आपका लौकिक साहित्य आएगा। लौकिक साहित्य, आपने अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य, जैसे आपने महाकाव्यों में मेघदूतम है, शाकुंतलम है और मालविका अग्निमित्रम है, ये सारे आपके हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण कौन थे? चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री थे? फाहियान था, वेन सांग था, ये लोग भारत में आए। ठीक, इंडिका भी इसी में आती है, और सीयूपी। तो इन सब ग्रंथों से हमें क्या मिलता है? भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत हो गए। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत दो स्रोत आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। वेद है, पुराण है, उपनिषद, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में लौकिक साहित्य, अर्थशास्त्र है, महाकाव्य है, और इसके अलावा लास्ट आपका है विदेशी यात्रियों का विवरण। आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका जला दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारी जो हमारी धरोहर थी वो जल के नष्ट हो गई। फिर भी हमें विदेशी यात्रियों के विवरण में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। जब आपके चंद्रगुप्त महाराज थे, और इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज के साम्राज्य व्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। हरिद्वार जो आपका आज आपका एक पवित्र स्थल है, प्राचीन काल में भी बहुत पवित्र स्थल था। इन सब की संपूर्ण सटीक जानकारी हमें इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही आसान लगा होगा और स्पष्ट शब्दों में मैंने अपने शब्दों को रखने की कोशिश की है। आप इस को पढ़ के या समझ के आप अपने कमेंट या जो भी व्यूज़ हों आप